हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अभी जो वैकेंसी आया है आरआरबी जेई का उसके बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया है। आप कोई भी आरआरबी का जो वेबसाइट है उस पे जाके उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज जो है अभी 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म जो है कब से अप्लाई होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बना लेना चाहिए ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हो। आप क्या अलग अलग जोन से फॉर्म भर सकते हैं या एक ही जोन में फॉर्म भरना है, या फिर क्या आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, ब्रांच वाइज कितना वैकेंसी है, एज रिलैक्सेशन जो इस बार कोविड के कारण मिला है, फीस कितना लग रहा है, क्या गलती हो जाता है फॉर्म तो बाद में उसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सीबीटी वन में कितना बच्चा पास होगा सीबीटी टू के लिए। इस तरह का जितना भी डाउट होगा आपके मन में वो सारा क्लियर हो जाएगा, और ये सारा क्लियर हो ही जाना चाहिए फॉर्म भरने से पहले तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2018 में वैकेंसी आया था और अभी 2024 में है। 6-6 साल पे वैकेंसी आ रहा है। 6 साल में तो आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता है, एज लिमिट पार हो जाता है। शुक्र मनाइए जो इस बार क्या किया है, थोड़ा एज रिलैक्सेशन दिया है कोविड के कारण 3 साल का। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल कोताही नहीं, कोई भी गलती मत करिए। आपका सारा तैयारी धरा का धरा रह जाएगा अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं, आपको लेके चलते हैं उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पे। जैसा कि जानते हैं आप लोग दोस्तों, 2018 में वैकेंसी आया था और इस बार जो है 2024 में वैकेंसी आया है। ये उसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका पीडीएफ है। आप भी किसी भी आरआरबी में जाके डाउनलोड, आरआरबी का वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म जो है 30 से स्टार्ट हो रहा है। इसी मंथ के 30 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगले मंथ के 29 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने के समय कुछ गलती हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो उसको इस बार आरआरबी ने जो है मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन दिया है। किसी तरह का जो आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस थोड़ा सा देना पड़ेगा, शायद 250 रुपए है। आगे चल के उसको भी देख लेंगे, वो देना पड़ेगा। और 8-9 तक जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कुल मिला के 9-10 दिन जो है दे रहा है मॉडिफाई करने के लिए भी, और 1 महीना फॉर्म को भरने के लिए भी। कौन-कौन से पोस्ट के लिए आया है वैकेंसी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 और 2 है, दोनों। एक लेवल 6 है, एक लेवल 7 है। पोस्ट जो है केमिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, रिसर्च जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट है। एज लिमिट जो हम डिस्कस किए थे कि एज लिमिट इस बार कोविड के कारण, देखिए पहले क्या होता था, एज लिमिट 18 से 33 साल होता था, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ देखिए कोविड 19 पेंडेमिक के कारण 3 साल एक्स्ट्रा एज लिमिट को बढ़ाया गया है, और अभी जो एज लिमिट हो गया है वो हो गया 18 से 36 साल। तो जो 33 साल पार कर गए थे उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है कि उनको जो है अभी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी कितना आया है तो देखिए 7,951। यहाँ देख रहे हैं टोटल वैकेंसी 7,951 आया, मान के चलते हैं 8,000। 8,000 वैकेंसी आया है। और एज रिलैक्सेशन ये तो 18 से 36 साल है ही। अनरिजर्व के लिए तो 36 साल जो है वो लास्ट है, लेकिन ओबीसी को उसके ऊपर भी 3 साल का जो है एज रिजर्वेशन मिलता है। और एस सी एस टी को उसके ऊपर भी 5 साल का जो है एज का रिलैक्सेशन जो है मिलता है। और भी बहुत सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको हम डायरेक्ट जो ये पीडीएफ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसमें कहाँ कहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। पूरा तो 74 पेज का है, उसको तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, आप जब 4 नंबर का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे पेज नंबर 2 में, तो साफ लिखा हुआ है कि आप एक ही आरआरबी में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। अगर आप 2-3 आरआरबी में या एक से ज्यादा आरआरबी में अप्लाई करिएगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ही किसी बोर्ड में जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम्म, यहाँ देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं सीबीटी वन होता है, सीबीटी टू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है थर्ड स्टेज, और चौथा स्टेज जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो सीबीटी वन होगा, तो जितने भी लोग फॉर्म भरे, 5 लाख 10 लाख जो भी भरे, तो सीबीटी टू के लिए जो है, जो टोटल 8,000 सीट है, तो 15 गुना बच्चे जो है सीबीटी टू के लिए सेलेक्ट होंगे। तो 8,000 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो समथिंग 1,20,000 के आसपास बच्चे जो हैं सेलेक्ट होंगे, जो सीबीटी टू में अपियर होंगे। साथ ही साथ जान लीजिए दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग भी रहता है रेलवे के एग्जाम में। ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है, और इस बार भी जो आरआरबी जेई का सीबीटी वन हो चाहे सीबीटी टू हो, इन दोनों में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी है, पीछे जितना भी रेलवे का भी एग्जाम हो रहा है सब में नॉर्मलाइजेशन है। और 250 रुपए मॉडिफिकेशन के लिए सही बोले थे, पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ऑफ ₹250, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे में क्या है कि आप अगर सीबीटी वन अपियर करते हैं तो आपने जो पैसा दिया था फॉर्म भरने में वो रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर आप मॉडिफाई किए हैं, कुछ गलती हो गया था और 250 रुपया एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये पैसा जो है आपको वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे तो जब आप ट्रेनिंग में जाएँगे तो उस समय आपसे जो है इंडिमनिटी बॉन्ड जो है भरवाया जाएगा। 5 साल का ये बॉन्ड होता है। 5 साल से पहले जो है आप नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं। 5 साल से पहले अगर आप नौकरी को छोड़िएगा तो आपको जो है ट्रेनिंग में आपके ऊपर रेलवे ने जितना खर्चा किया है, मतलब बॉन्ड जितना का हो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना का हो, आपको उस बॉन्ड को में जितना अमाउंट था उसको पे करना होगा। उसके बाद ही जो है आप रिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए ये वाला चीज़ जो है इन्होंने पोस्टिंग के बारे में एकदम स्पेशली लिख दिया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीटेड लास्ट 5 टू 10 ईयर ऑफ सर्विस, यानी 5 से 10 साल के बाद ही आप जो है ट्रांसफर लगाएंगे। इसलिए रेलवे जो है आपको एडवाइस कर रहा है कि आप कोई जो भी आरआरबी चुने अभी फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से केयर से चुने। उसके बाद ये भी जान लीजिए कि कभी अगर जरूरत पड़ा तो टेरिटोरियल आर्मी में भी जो इंजीनियर्स यूनिट है उसमें जाके आपको अपना सर्विस जो है देना पड़ेगा। तो ये सब जो है आपको पहले जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये सब चीज आपसे करवा लिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। है तो बहुत सारा सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी को जो है आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो भी अगर आपको फॉर्म भरने से लेके क्योरीज है, कुछ पूछना है, तो आप ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर फोन नंबर है, 2 फोन नंबर है, इस पे लगे और उठा ले तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ट्राई करके देखिएगा। 2 नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक वर्किंग डेज बोले तो मंडे से लेके फ्राइडे, इसके बीच में आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये लोग जल्दी रिसीव नहीं करते फोन को। यहाँ देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि A3 के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, B1 के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, B2 के लिए, C1 के लिए। तो अभी आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप पहले क्या करिएगा, लिख लीजिएगा कि आपको जो है कौन कौन सा पोस्ट जो है भरना है। तो उसके बाद उस पोस्ट आगे चल के बताया गया है कि उस पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जूनियर इंजीनियर में A3 चाहिए या B1 चाहिए या B2 चाहिए, C1 चाहिए। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। और आप अगर चश्मा पहनते हैं, अगर आप बिल्कुल अच्छे से पहले तो आंख का जाके जांच करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पूरा आंख पर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप लेसिक सर्जरी एक होता है आंख को ठीक करने के लिए, अगर वो कराए हैं तो आप फॉर्म को मत ही डालिए, क्योंकि जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो आपको पकड़ लिया जाएगा और उसी समय आपका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लेसिक सर्जरी वाले थोड़ा सतर्क रहें। आप फिर देख लीजिए आपका 6/9 है विजन या 6/9 है, या फिर आप जो लेंस यूज कर रहे हैं वो कितना पावर का यूज कर रहे हैं। इस तरह से आप देख लीजिए कि आप किस वाले में, तो जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो उसके हिसाब से ही आप पोस्ट को जो है चूज कर सकते हैं। चलिए अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। जैसा कि हम एज रिलैक्सेशन का बात किए थे, एज रिलैक्सेशन जो है 18 से 36 साल कर दिया गया है कोविड के कारण। सभी पोस्टों के लिए 18 से 36 साल कर दिया गया है। और ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप किस कैटेगरी में हैं तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं SC ST जो कैटेगरी है उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको दिया गया है 3 साल का। और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन है, और भी बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी है, जो SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, उन सब का यहाँ पर जो है अच्छे से देखिए पेज नंबर जो है 7 में एज रिलैक्सेशन आप आराम से आके चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 8 पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हम बात किए कि आप जो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग है, आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जो लास्ट डेट है 29/8, तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब इससे पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म को भरिए, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर अभी आपका लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है नहीं आया है तो आप फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा अगर भर भी देते हैं। फीस का बात करें तो देखिए 500 रुपये फीस रखा गया है। और किसके किसके लिए, तो OBC वालों के लिए और जनरल वालों के लिए जो है 500 रुपए का फीस रखा गया है। और जो SC ST हैं, एक्स सर्विस हैं, महिला हैं, इन सभी के लिए जो है 250 रुपए रखा गया है। और जब आप फर्स्ट CBT दे देंगे, देखिए यहाँ लिखा है ना, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट रिफंड। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो कम से कम फर्स्ट CBT तो CBT 1 जो है उसको तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद इधर 400 रुपए रिफंड होगा आपको, और यहाँ पूरा 250 का 250 रुपए जो है रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर जो मॉडिफिकेशन किए हैं आप और उसके लिए जो 250 रुपए फीस दिए हैं उसका फीस रिफंड नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन में लिख दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 12, इंस्ट्रक्शन 11.4।
ये जो 11.4 वाला है, ये जो जनरल कैंडिडेट हैं जो अच्छे हैं उनके लिए तो नहीं है। जो फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं उनके लिए ये वाला है कि इसमें बताया गया है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट लेस देन 40% होना चाहिए, यानी 40% से कम जो भी डिसेबल हैं वो इस फॉर्म मतलब इस जो कोटा है पीडब्ल्यूबीडी का उसमें जो है फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। यहाँ सीधे लिख दिया है कि ओनली सच पर्सन हु would be eligible for relaxation of condition reservation in respective community in service post who offer from not less than 40% of relevant disability। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप जो है डिसेबिलिटी वाले कोटा से फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 12.0 नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का बात करते हैं। जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं, जो भी अभी एएलपी हैं या फिर टेक्नीशियन हैं या फिर ग्रुप डी में हैं या फिर कोई भी राज्य सरकार का जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, तो आप फॉर्म को डालने से पहले एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। बिना डीवी जब होगा ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस समय आपसे एनओसी मांगा जाएगा और आप अगर एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करिएगा तो आपका कैंडिडेचर वही रिजेक्ट कर देगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खास करके, भले ही किसी भी पीएसयू में है, स्टेट में है, सेंट्रल वाले में है, बैंक में है, कहीं भी है, सरकारी है, तो आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना आपको लास्ट में ज्वाइन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इंपॉर्टेंट था जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, इसके लिए जो है मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं पेज नंबर 13, जिसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में नहीं, मतलब हल्का फुल्का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म डालिएगा। फॉर्म डालने के बाद आपको जो है सीबीटी 1 देना होगा। सीबीटी 1 में जैसा कि आप लोग जानते हैं 100 क्वेश्चन पूछता है और 90 मिनट का होता है। सिलेबस जो है हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस को जो है बाद में डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सीबीटी 1 के बाद आपको सीबीटी 1 के बाद आपको सीबीटी 2 देना है। सीबीटी 1 में जो है टोटल 15 गुना बच्चे यानी 1,20,000 के आसपास बच्चे जो है पास करेंगे और सीबीटी 2 में फिर वो लोग बैठेंगे और सीबीटी 2 में देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाला है 150 रहने वाला है और 20 मिनट रहने वाला है, यानी कि 2 घंटा। और इसमें जो 100 नंबर है वो आपका ब्रांच से पूछेगा, जो भी मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, उससे पूछेगा। तो वो यहाँ सीबीटी 2 में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका सिलेबस के बारे में दिया गया है, आप अच्छे से सिलेबस पढ़ लीजिए, या हम जो है एक और वीडियो जो कि बनाएंगे अच्छे से उसमें सिलेबस के बारे में और ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो आप वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। सीबीटी 2 देने के बाद जो है आपको जो है यहाँ ये आप अपना डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं। अगर जो मैकेनिकल वाले में कौन कौन, अगर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मशीनिंग इंजीनियरिंग है, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग है, ये सब इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो जो भी मैकेनिकल लिखा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला फॉर्म, उसको आप डाल सकते हैं। उसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल वाला जो भी फॉर्म आया है उसमें आपने ये सब इंजीनियरिंग अगर किया है तो आप इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म को भी डाल सकते हैं। सिविल में जो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का किए हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्म आया है उसको डाल सकते हैं। और ये जो केमिकल और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर वाला आया है, जिसमें अगर आप जो है डिग्री किए हुए हैं केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर डिग्री किए हुए हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से, तो इस फॉर्म को जो है आप डाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन होता है, आप लोग भी जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन दोनों में होगा, सीबीटी 1 में भी होगा और सीबीटी 2 में भी होगा। और सीबीटी 2 के मार्क्स के हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। सीबीटी 1 के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, यानी सीबीटी 1 बस आपको पास करना है। पास करने का मतलब ये नहीं है कि उसका भी कट ऑफ होगा और आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। और सीबीटी 2 में जो भी आपको मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा, वो नॉर्मलाइज्ड होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो हमारे समझ से तो परे है, क्या है नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मालूम है, आपको जो है ओबीसी है तो आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाला वो बनाना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से सेलेक्ट हुए हैं तो ईडब्ल्यूएस कोटा का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और बहुत सारा चीज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब हम लोग सीधे चलते हैं पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर जब आप 41 पे आइएगा तो जो हम बात कर रहे थे मेडिकल स्टैंडर्ड का, वो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। मतलब देखिए, केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च के लिए क्या आपको चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड B1। और आप वहां से देख लेंगे कि B1 में कितना जो है चाहिए, नाइट 6 आपका जो है विजन 6/19 चाहिए, 6/12 चाहिए, जो भी चाहिए। तो यहाँ से आप जो है पेज नंबर 41 में आके आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको आप देख सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली। अगर आपको जानना है कि आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं 3 साल का या फिर आप डिप्लोमा किए हैं, तो
आपको कौन कौन पोस्ट आप भर सकते हैं, तो वो आपको पेज नंबर 41 में आइए और यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्लियरली यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है पोस्ट के सामने। जैसे कि ये वाला जो पोस्ट है मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए इसमें B1, और डिग्री होना चाहिए मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ पेज नंबर 41 में आके आपको एकदम क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। यहाँ पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद हम पेज नंबर चलते हैं 67 पे। पेज नंबर 67 पे जब आइएगा तो आपका जो बोर्ड वाइज है, जैसे कि मान लीजिए आरआरबी मुजफ्फरपुर है, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में देखिए ये देखेंगे कि हमारे कैटेगरी में, हमारे जोन में कितना वैकेंसी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरआरबी मुजफ्फरपुर का अगर देखें, तो जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल पीवे और ब्रिज, इसमें आप देखिए ईस्ट कोस्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है मुजफ्फरपुर बोर्ड। वहां आप देखिए जनरल के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस कोटा वालों के लिए 1 सीट है, और कुल मिला के 6 सीट है। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में देखें तो जनरल के लिए 2 सीट है, फिर 1 सीट है, इस तरह से कुल 3 सीट है। और इसी तरह से आपका कोई भी अगर जोन है, जैसे कि मान लीजिए पटना में देखते हैं, तो जैसे ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल C&W डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, उसका अगर देखें तो देखिए अनरिजर्व के लिए 0 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 0 है, और कुल मिला के जो है 3 है। तो इस तरह से आप क्या करिए, जोन वाइज जो है वैकेंसी को देखिए, साथ ही साथ अपना कैटेगरी वाइज को भी जो है वैकेंसी को देखिए। जहां पे ज्यादा वैकेंसी हो उस हिसाब से जो है फॉर्म को अप्लाई करिए। अभी ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, और भी अगर आपका कोई डिटेल है, कुछ डाउट है, तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम उसको कमेंट में ही उसका जो है आपको क्लेरिफिकेशन कर देंगे। साथ ही साथ जो इसका सिलेबस है उसको हम एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर देंगे, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो एसएससी जेई का जो भी अपडेट आते रहेगा अभी से, हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।